जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन टॉप 50 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में कौन था? तो चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, बी.एन. राव। जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के वो थे बी.एन. राव। और बी.आर. अम्बेडकर की बात करें दोस्त, तो बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसको भी ध्यान रखना है कि अम्बेडकर जी थी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछ लिया जाए, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 2। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। तो दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसको ध्यान में रखना। और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्त राइट ऑप्शन ए। जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 ये संबंधित है नागरिकता से दोस्त, इसको ध्यान रखना। और भाग 3 है वो संबंधित है मूल अधिकार, इसको भी ध्यान रखना। मूल अधिकार ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है दोस्त, जो भाग 3 है वो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 33 संबंधित है। और जो भाग 4 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया गया है कई परीक्षा में। तो भाग 4 संबंधित है राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको भी ध्यान रखना है कि भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। और भाग 4 का है ये संबंधित है दोस्त मौलिक कर्तव्य से। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और एक ना एक हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो भाग 4 संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। और अनुच्छेद 51 का दोस्त आपको याद रखना है कि जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 3 है वो मूल अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 का है वो है मौलिक कर्तव्य, और ये है 51, अनुच्छेद 51 का। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों आपको ध्यान में याद होनी चाहिए। हर परीक्षा में एक ना एक पूछ लिया जाता है, कोई ना कोई भाग पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रिपीट हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो 4 विकल्प हैं
राइट ऑप्शन ऑप्शन डी 1976। दोस्त, जो भारत के संविधान मौलिक कर्तव्य हैं उनको 42वें, ये भी ध्यान रखना, 42वें संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में जोड़ा गया था। और दोस्त, और ये मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रूस के संविधान से भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दोस्त भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में आते हैं और जो लिए गए हैं रूस के संविधान से। और ये भारत के संविधान में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। जो भारतीय संविधान के आपातकाल का प्रावधान है वो प्रावधान है दोस्त अनुच्छेद 352 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 है, ये है दोस्त राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपात पूछ लिया जाए तो वो है अनुच्छेद 356 में। और अनुच्छेद 360 की बात कर लिया जाए तो ये है वित्तीय आपात। ये भी इम्पोर्टेंट है, वित्तीय आपात का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 368 की बात की जाए तो ये है संविधान संशोधन। ठीक है दोस्त, संविधान संशोधन प्रक्रिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो है अनुच्छेद 368 में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त कि अनुच्छेद 352 है वो आपातकाल का प्रावधान है, अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रीय आपात है। और आपको ये भी ध्यान रखना कि ये राष्ट्रीय आपात है दोस्त वो 3 बार लागू हो चुका है। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लागू हो चुका है। तो राष्ट्रीय आपात है दोस्त, ये राष्ट्रीय आपात है, ये 3 बार लागू हो चुका है, 3 बार। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 360, ये संबंधित है वित्तीय आपात से और ये दोस्त अभी कभी लागू नहीं हुआ है, मतलब अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये भी पूछ लिया गया कौन सा आपात अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 का प्रावधान है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब बात करें अनुच्छेद 368, तो ये है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये भाग 20 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछ भी लिया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और भाग 20 के अंतर्गत आती है। ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। तो आपको इन सभी को ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि परीक्षाओं में घुमा फिरा के इन्हीं के द्वारा पूछ लिए जाते हैं और यही प्रश्न पूछे जाते हैं, वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की धारा किस संविधान से ली गई है? 4 विकल्प हैं दोस्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारा है दोस्त वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ भी लिया गया है। अब बात करें कनाडा की, तो कनाडा से दोस्त संघीय व्यवस्था, ये भी पूछ लिया गया भारत की संघीय व्यवस्था कौन से किस देश के संविधान से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था है दोस्त वो ली गई है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। और बात करें यूएसए की, तो यूएसए की मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हैं दोस्त वो लिए गए हैं यूएसए से और दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन प्रक्रिया है वो दोस्त ली गई है दक्षिण अफ्रीका से।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि समवर्ती सूची है उसकी धारा ली गई है कनाडा के संविधान से, ठीक है, कनाडा देश के संविधान से, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया के जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और संघीय व्यवस्था है भारतीय संघीय व्यवस्था वो ली गई है कनाडा देश के संविधान से, और मूल अधिकार हैं दोस्त वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, और संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। इसको याद रखना, घुमा फिरा के इनमें से एक न एक परीक्षा में कोई भी परीक्षा पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 32 है जिसको अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हृदय एवं आत्मा, ठीक है ना, वही दिया ना, हृदय एवं आत्मा, अनुच्छेद 32। तो दोस्त अब मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है, तो इसका मतलब है दोस्त, तो मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ इसका मतलब हो गया मानहानि, मानहानि का मामला या मानहानि का मुकदमा, कहते हैं मानहानि का केस, तो वो ही है मानहानि। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हृदय एवं आत्मा, दोस्त इसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में सीधे उठा सकता है हनन का मामला, मानहानि का मामला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्त इसमें एक बात और है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र देगा दोस्त, वो देगा भारत के उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं हैं, ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछ लिया जाता है बिना उस उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में तो किसे देगा, इसे भी ध्यान रखना। अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं हैं तो दोस्त वो अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र है वो देंगे मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं हैं तो देंगे मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 9। ये भी प्रश्न है, कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया था। दोस्त इसी में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? अगर लागू पूछा जाए दोस्त तो राइट ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू किया गया था। तो ध्यान रखना, पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान को लागू किया गया था वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा। इसमें एक प्रश्न और बनता है दोस्त, पहले ये देखें
केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं लोकसभा के। ठीक है, अगर पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो दो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के, पर इनको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राष्ट्रपति। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिए गए हैं ये प्रश्न। अगला है प्रश्न नंबर 11। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, आहूत की जाती है, पर उसकी अध्यक्षता है वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो भी अनुच्छेद 110 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। 108 अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 12। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत सरकार को तो कानूनी सलाह प्रदान करता है, पर राज्य सरकार को कौन कानूनी सलाह प्रदान करता है, परामर्श देता है? तो चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और सही जवाब है ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल। जो राज्य सरकार को परामर्श देता है वो देता है एडवोकेट जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, ठीक है दोस्त, जिसको हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल है वो राज्य सरकार को परामर्श देता है, और अटॉर्नी जनरल है वो केंद्र सरकार को या भारत सरकार को परामर्श देता है। अगला है प्रश्न नंबर 13। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा लिया गया है। तो राइट ऑप्शन बी राज्य सूची। ये सभी राज्य सूची में आते हैं, ये सभी आते हैं 7वीं सूची में, और 7वीं सूची संबंधित है दोस्त राज्य से, यानी राज्य सूची। जो जन स्वास्थ्य स्वच्छता अस्पताल औषधालय ये सभी 7वीं सूची के अंतर्गत हैं, और 7वीं सूची है वो है राज्य सूची। इसको भी ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 14। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय। चलो, जिला न्यायाधीश है दोस्त वो उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में होता है, इसको ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 15। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। तो 4 अनुच्छेद हैं। राइट ऑप्शन सी अनुच्छेद 55। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया संबंधित है वो है अनुच्छेद 55। और बात करें अनुच्छेद 66, तो दोस्त अनुच्छेद 66 है वो उपराष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है वो है अनुच्छेद 66। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, और अनुच्छेद 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66, जो अभी बताया अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो 4 विकल्प। राइट ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिए भी गए हैं कि अनुच्छेद 66 है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव, और जो अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55, और 66 है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। अगला है
भारत के संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी केंद्र को। तो ध्यान रखना, केवल केंद्र को ही अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला है प्रश्न नंबर 18, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिया गया है। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है दोस्त, वो है प्राक्कलन समिति। इसको ध्यान रखना, ये समझ लो कई बार प्रश्न पूछा गया है और हर परीक्षा में पूछा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75A या 75A। तो दोस्त ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, वो दिया गया है अनुच्छेद 75A के अंतर्गत। अनुच्छेद 55 अभी पढ़ा है राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया। और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, ये भी ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 75(1) है, वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 20, लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचनावधि क्या है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए 1 माह। तो आपको ध्यान रखना कि लोकसभा में जो सामान्य सदस्यों द्वारा जो निजी विधेयक है उसे पेश करने की केवल जो अवधि है वो है केवल 1 माह। अगला है प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 से 44। अनुच्छेद 2 से 44 है दोस्त, वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, इसको ध्यान रखना। बात करें अनुच्छेद 234 की, यह भी पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 234 है, वो है दोस्त चुनाव प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। चुनाव प्रक्रिया, तो चुनाव अनुच्छेद 234 है, वो चुनाव प्रक्रिया संबंधित है। यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। पर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधित है, वो है अनुच्छेद 2 से 44, ठीक है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस रिट को जारी कर सकता है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32, जिसको अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहा है, हृदय एवं आत्मा, वो ही है मानहानि, ठीक है, अनुच्छेद 32। तो इसका जो है वो है आंसर ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है प्रश्न नंबर 23, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, कौन सा अधिकार है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है दोस्त, वो मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों एवं संरक्षण की बात करता है। अगर बात की जाए अल्पसंख्यकों के हितों एवं संरक्षण की, तो ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण आता है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, अनुच्छेद 29। अगला है प्रश्न नंबर 24,
भारत में राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30, 25, 35, 45 वर्ष। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष है राज्यपाल की न्यूनतम आयु। अगला है प्रश्न नंबर 25, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी जनता। दोस्त आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति है वो जनता के हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार आपको ध्यान रखना कि प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लिया गया है। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? भारत लोकतंत्रात्मक राज्य गणराज्य है। ठीक है दोस्त, तो प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति है वो किसके हाथों में है? वो है जनता के हाथों में। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। प्रस्तावना के अनुसार भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न नंबर 26, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति जी। अगला है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी इसे बोलते हैं पदेन सभापति। पीठासीन अधिकारी कोष्टक में कहते हैं पदेन सभापति। कौन है? वो होता है दोस्त भारत का उपराष्ट्रपति। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या पदेन सभापति एक ही बात है, कौन होता है? वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी केवल चुनाव आयोग को। ठीक है, केवल चुनाव आयोग को ही चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है। और ये प्रश्न तो कई परीक्षाओं में पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 29, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनों दिनों तक रोक सकती है? कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 14 दिन तक। तो राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। ये क्या, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी वेरी टॉप 50 प्रश्न हैं, टॉप 50। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में सेनावृत्ति की आयु है, सर्वोच्च न्यायालय है उसमें सेनावृत्ति की आयु है, सेनानिवृत्ति की आयु कितनी है? 4 विकल्प हैं और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 65 वर्ष। ठीक है दोस्त, 65 वर्ष। और इसी में एक प्रश्न और बनता है कि उच्च न्यायालय अगर पूछ लिया जाए तो उच्च न्यायालय की है 62 वर्ष। ठीक है दोस्त, अगर उच्च न्यायालय पूछ लिया जाए तो उच्च न्यायालय के तो उसका हो जाएगा 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय तो है 65 वर्ष सेनानिवृत्ति की आयु। ठीक है दोस्त, चलते अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति हैं जी, है राष्ट्रपति जी अनुच्छेद। एक बात और तो आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद पूछ लिया गया कई बार, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।
ठीक है, कई बार पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और उत्तरदायी राइट ऑप्शन ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला है प्रश्न नंबर 32, पंचायती राज विषय है, 4 विकल्प हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी राज्य सूची का। जो पंचायती राज विषय है दोस्त वो है राज्य सूची का, राज्य एवं केंद्र सूची का नहीं, केवल राज्य सूची का। अगला है प्रश्न नंबर 33, शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, घुमा फिरा के कई बार पूछ लिया गया है। कई पूछ लिया गया संशोधन कौन सा, 86वें संशोधन, इसको ध्यान रखना। 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। और राइट ऑप्शन 4 विकल्प है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A। तो ये प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। कभी पूछ लिया गया है कोई कौन से संविधान संशोधन में, तो वो है 86वें संशोधन में। और आयु पूछ ली जाए तो 6 से 14 वर्ष, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 21A। ठीक है दोस्त, तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बालकों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है संविधान 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आगे है प्रश्न नंबर अगला, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, वित्त मंत्री, योजना आयोग, संसद या राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें हैं वो राष्ट्रपति को सौंपता है, वो भी अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सौंपता है या निर्भर करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 35, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा। तो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र एवं राज्य के कानून के मतभेद हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी केवल केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। ठीक है दोस्त, तो अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, कोई द्वंद्व हो जाता है, द्वंद्व पैदा हो जाता है, तो उसमें केवल केंद्र का कानून ही प्रभावी रहेगा, बाकी सभी निष्क्रिय हो जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 36, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। 4 विकल्प हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष लेता है। और अनुच्छेद 110 के तहत ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद की अध्यक्षता करता है। और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बैठक बुलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों अनुच्छेद कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए, 110 और 108। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है। 4 विकल्प हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी वित्त आयोग। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन है वो वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है। 4 विकल्प हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता मूल अधिकार को। ठीक है दोस्त, और मूल अधिकार है वो कौन से भाग में है, वो ये आते हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35।
ठीक है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए के संविधान से लिए गए, ये भी ध्यान रखना है। जो मूल अधिकार हैं भाग 3 अनुच्छेद 1235 के अंतर्गत यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और बात करें नीति निर्देशक तत्व, ये आते हैं भाग 4, इसको भी ध्यान रखना, ये भाग 4 हैं। वो अनुच्छेद 36 से 51 और ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, ये भी ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये आते हैं भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, और ये लिए गए हैं रूस के संविधान से, ये भी ध्यान रखना है। कई बार पूछ भी लिया गया है कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लगे हैं रूस के संविधान से। ठीक है दोस्त, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, मैग्ना कार्टा कहते हैं मूलाधिकार को। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 39। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किससे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति है वो किससे प्राप्त है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, संसद को। ठीक है, संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त है, इसको ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 40। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो लोकसभा है उसकी सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री, से बोलते हैं बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता होता है वो होता है लोकसभा में प्रधानमंत्री, बहुमत दल का नेता। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 41 और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जो कमजोर वर्ग हैं उनके आरक्षण का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 4 अनुच्छेद हैं दोस्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसी में 4 प्रश्न और बनते हैं, 3 प्रश्न और बनते हैं इसी सवाल से। जो कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ये तो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, वो है अनुच्छेद 16। बात करें अनुच्छेद 17, तो बने अनुच्छेद 17 है दोस्त, वो है अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता, जो अस्पृश्यता है वो है अनुच्छेद 17 संबंधित। अनुच्छेद 18 पद्म भूषण दिया जाना, जो पद्म भूषण देना वो किससे संबंधित है? वो है अनुच्छेद पद्म भूषण, अनुच्छेद 18 संबंधित। और अनुच्छेद 19 है वो संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कमजोर वर्ग के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, और अस्पृश्यता का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और पद्म भूषण का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, और प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछ लिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 1956 में। ठीक है दोस्त, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वो किया गया था 1956 में। और पूछ लिया जाए कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में प्रथम राज्य कौन बना था? तो प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, इसको भी ध्यान रखना है, प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूरे 50 प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। अगला है प्रश्न नंबर 43। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कितनी बार चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक भी बार नहीं, या यानी कोई सीमा नहीं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। दोस्त अनुच्छेद 57 के तहत, अनुच्छेद 57 के तहत दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार भी चुना जा सकता है, यानी कोई सीमा नहीं है, कई बार चुना सकता है। तो ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 57 के तहत ही। अगला है
सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी हैं, वो सरकारी बजट पेश करने की तारीख को तय करते हैं। अगला है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी राष्ट्रपति जी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है और कई बार पूछा भी जाएगा कि भारत सरकार के जो वित्तीय खाते से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति जी को। अगला है प्रश्न नंबर 46। डैश संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है? कौन बनाती है संघ सूची और समवर्ती सूचियों के विषयों पर? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए लोकसभा। तो आपको ध्यान रखना, जो लोकसभा है या लोकसभा यानी संसद, ये भी ध्यान रखना, लोकसभा का मतलब यानी संसद है, वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो ये है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ये है दोस्त सेबी, इसको तो आप जानते हो सेबी। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए लोकसभा। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको अपने पद से हटाया जा सकता है, वो हटाया जा सकता है तो संसद के दोनों सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 48 और वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? जो हिंदू विवाह अधिनियम है कब लागू किया गया? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 1955। तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 49, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी मूलाधिकार वो लिया गया है, वो लिया गया यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसको ध्यान रखना है। और दोस्त रूस से, अगर रूस से पूछ लिया जाए तो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वो लिए गए हैं रूस से। और कनाडा से संघीय व्यवस्था, इसको भी ध्यान रखना, संघीय व्यवस्था ली गई है वो कनाडा से। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्त, वो लिए गए हैं आयरलैंड से। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप उनको सबको ध्यान रखना। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 61वें। तो आपको ध्यान रखना 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 61वें संविधान संशोधन 1989, यही पूछ लिया है कब? 1989। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान करने की आयु सीमा वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, इसको ध्यान रखना। तो दोस्त वीडियो कंप्लीट हुई। अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।